teaching. Guys, in this video we are going to discuss about the human evolution. It's a very big thing, so we have to learn it very easily and very calmly. So before we go deep in this topic, सबसे पहले अपने बेल आइकन को प्रेस करिए, साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना तो आप भूल सकते ही नहीं है. तो बिफोर वी गो डीप इन द टॉपिक, फर्स्ट विल नो अबाउट द टॉपिक. व्हाट्स द टॉपिक? तो ये आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. आई मीन दैट what's the meaning of a topic? The evolution of the human being. If you will say the evolution of the human being, first two चीज़ें ऐसी हैं जो की पॉइंट्स है जो आपका ध्यान, आपकी अटेंशन तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. वो है सबसे पहले हमारा एवोल्यूशन, फिर है हमारा ह्यूमन बीइंग. तो चलिए तैयार होते हैं उनको सीखने के लिए डीपली. तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पहले हम पढ़ेंगे व्हाट्स दिस एवोल्यूशन एंड देन हम पढ़ने वाले हैं व्हाट्स दिस ह्यूमन बीइंग. तो एवोल्यूशन मतलब होता है एक ग्रेजुअल चेंज, एक ग्रेजुअल प्रोसेस जो कि हर जीव में होता है. अगर इसको हम इंग्लिश में बोले तो ये होगा एवोल्यूशन मीन्स अ ग्रेजुअल चेंज इन एनी स्पेसिफिक स्पीशीज. सो अब हमारे ह्यूमन बीइंग का क्या मतलब होता है? ह्यूमन बीइंग बोलते ही आपके दिमाग में ये सवाल आने लगेंगे कि ह्यूमन बीइंग से पहले क्या थे, साथ साथ ह्यूमन बीइंग अभी क्या क्या उपलब्धियों को प्राप्त करने से पहले क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर लिए थे पहले ही, उन चीज़ों के बारे में भी अब बात करने वाले हैं. तो चलिए पहले जान लेते हैं व्हाट्स द ह्यूमन बीइंग. साइंटिस्ट का मानना है कि इस धरती पर 2 मिलियन ईयर्स, जानते हैं 2 मिलियन ईयर्स पहले ही ह्यूमंस अराइव कर चुके थे. और ह्यूमन बीइंग्स जो कि आज है, जिसको आए हुए इतना समय नहीं हुआ है, हम बहुत न्यू है, उससे पहले क्या थे? नो, डायनासोर्स नहीं थे गाइस. डायनासोर्स तो बहुत पहले थे. डायनासोर्स और आज के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा लंबी एज है. उस एज में जो लिविंग क्रिएचर्स जो रहते थे इस पूरी होल अर्थ में, हम उन्हीं के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो ये बी पेशेंट एंड वॉच द होल वीडियो. साइंटिस्ट का मानना है कि ह्यूमन बीइंग से पहले कुछ ऐसे क्रिएचर्स थे जिनका नाम उन्होंने सोचा है होमिनिन्स. ह्यूमन बीइंग से पहले था होमिनिन्स. तो ये होमिनिन्स का मतलब क्या है? होमिनिन्स एक समूह है, एक ग्रुप है ऑफ बहुत सारी चेन्स इसमें है. बहुत सारी चेन्स इसमें ऐसी हैं जिनमें हम जानने वाले हैं कि इसमें फायर का इन्वेंशन हुआ, हमने व्हील का इन्वेंशन किया, हम ट्रेड करने लगे, साथ साथ हम किस तरीके से एग्रीकल्चर करते थे, किस तरीके से फार्मिंग हमने सीखी, उन सब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है. पर फिलहाल हम बात करने वाले हैं उनकी चेन्स की. तो यहाँ पे हमारी जो ये उससे पहले होमोसेपियन से पहले बेसिक 6 चेन्स है जिन ये इन्हीं चेन्स से बनता है एक होमिनिन्स. होमिनिन्स जिसको हम कह सकते हैं एक समूह. तो साइंटिस्ट का मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो होमिनिन्स से ही इवॉल्व हुए हैं. होमिनिन्स पहले थे, फिर उनका ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, उनका बॉडी चेंजेस हुए, फिर वो धीरे धीरे करके इतनी सारी टेक्नोलॉजीज प्राप्त किए और आज हम खड़े हैं जो कि है ह्यूमन बीइंग्स. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उनकी चेंज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और किस टाइम पे वो आने वाले हैं. तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए. यहाँ पे सबसे पहले जब हम एवोल्यूटेड फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस और कैरेक्टरिस्टिक्स और डेट्स देखते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारी नजर खींचता है वो है ड्रायोपेथिकस, जो कि है सबसे पहला नाम हमारी जो है वो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहले जो नाम आता है, सबसे अर्लियर जो नाम आता है वो है हमारा ड्रायोपेथिकस गाइस. ये जो हमारा ड्रायोपेथिकस था वो इतना कमाल का था जिसको हम कहते हैं कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ द ह्यूमंस.
जानते हैं कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ द ह्यूमंस के एंसेस्टर्स तो बहुत सारे हैं, बट यही एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कहते हैं कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ द ह्यूमंस। तो ये आप जान सकते हैं कि कितना ज्यादा स्पेशल होगा किसको हम कॉमन एंसेस्टर्स बोलते हैं। आप देख लेते हैं उनका बॉडी कैसी थी। जैसे आज हम ऐसे हैं, हमारे शरीर में बहुत कम बाल हैं, साथ साथ हमारा जो फेशियल ये मतलब जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो देखिए कितना मतलब फ्लैट हो गया है। सिर्फ हमारी नोज कितनी ज्यादा मतलब आ गई है पॉइंटेड टाइप की। और पहले के लोग कैसे होते थे जानने के लिए क्यूरियोसिटी है तो वीडियो पूरा देखिए। यहाँ पे ये जो आदमी थे, ये जो क्रिएचर्स थे, वो एप प्लस मैन थे। अच्छा, वो एप प्लस मैन थे। कैसे थे वो एप प्लस मैन? एक क्रिएचर है जिसमें एप भी है और मैन भी है। वो मैन जैसा वो दिखता है, बट वो बहुत ज्यादा झुका हुआ है, बहुत ज्यादा बंदरों टाइप का दिखता है। एप क्या होता है? ये मैन तो हम जान लिए, मैन तो आजकल हम सब यूज करते हैं, बट एप क्या है? एप इज एन एडवांस स्पीशीज ऑफ द मंकीज। हम सब जानते हैं ह्यूमंस की बहुत सारी स्पीशीज है, तो वैसे ही सारे जीवों की बहुत सारी स्पीशीज है। मंकीज की भी बहुत सारी स्पीशीज है। मंकीज की एक स्पीशीज जो कि हम बोलते हैं एप्स। तो जो ड्रायोपेथिकस है वो एप भी है, उस स्पीशीज से भी रिलेशन रखता है। और जो हमारा मैन है वो भी उस क्रिएचर में है, और वो स्ट्रगलिंग कर रहा है कि हम सिर्फ मैन बन सके, हमको कोई मैन बोले सिर्फ। तो यहाँ पे एप प्लस मैन है, इसको हम कहते हैं कॉमन एंसेस्टर्स। फिर उसी की एज में, यानी कि कौन सी एज? 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन साल पहले एक ड्रायोपेथिकस आया। वो कॉमन एंसेस्टर्स था, वो एप प्लस मैन था, वो एप भी था मैन भी था। उसी का ये जरा सा इवॉल्व स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं मैन। इसको हम कह सकते हैं मैन, बट वो पूरा मैन नहीं है। आज का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एक मैन, जिस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है मैन, वो स्ट्रक्चर इसमें हल्का हल्का आना स्टार्ट हो गया था। तो उसने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली थी गाइस कि वो मैन मतलब उसका स्ट्रक्चर उसमें आ गया था, बट वो अभी भी एप जैसे ही दिखता था गाइस, इसलिए उसको हम पूरी तरह से मैन बना हुआ नहीं कह सकते, उसको हम होमो सेपियन नहीं कह सकते। तो जो हमारा ड्रायोपेथिकस था वो सेम एज में आया था, सीधे डेवलप्ड हुआ था ड्रायोपेथिकस से। तो अब यहाँ पे एक ही एज के दो क्रिएचर्स हमको मिल जाते हैं, बट इनमें अंतर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनके जो बॉडी साइज है उनमें क्या डिफरेंस है, बॉडी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। एप प्लस मैन और मैन लाइक एप, दोनों में ही एप जुड़ा है, दोनों के ही नाम के पीछे एप है, दोनों ही मैन बनना ये वाला बन चुका है, ये स्ट्रगलिंग कर रहा है, ये एप बनने के लिए काम कर रहा है और ये एप बन चुका है। अब वो एप उसके में जो बॉडी में जो एप जैसे गुण है, जो वो एप जैसा दिखता है, उसको हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे हम कोई काम जब करते हैं तो पहले उसका जो जड़ रहती है उस पे पहले काम करते हैं, फिर वो कैसा डेकोरेट हम कैसा करें, उसके बाद हम देखते हैं कि डेकोरेटिंग कैसी हो रही है। तो पहले वो मैन तो बन गया है, अब आगे वाली स्पीशीज में उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी एप से हट जाएगा, वो दिखने भी लगेगा मैन जैसा। और जब ये पूरी तरह से हो गया तब वो क्या बना, उसको एक ऐसी उपलब्धि प्राप्त हुई जिससे उसने टेक्नोलॉजी की खोज करी, उसने इतनी सारी चीजें करी जिससे मतलब आज अगर हम देखें अपना ये ड्रायोपेथिकस जो कि एकदम जीरो पे था, और अगर आज के इंसान से उसको कंपेयर करें तो गाइस आप जानते हैं हमने कितनी सारी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं। फिर हम अगले जो एज अब हमारा आ जाता है 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो, 3 से 4 मिलियन साल पहले एक क्रिएचर आया जिसका ऐसा हम कुछ स्पेसिफिक नेम नहीं रखा है, मैन लाइक पिरामिड्स इनको हम कह देते हैं। मैन लाइक पिरामिड्स थे हमारे, वो मतलब ये तो बंदर ही थे, ये तो एप ही थे, और ये जो था वो मैन लाइक पिरामिड्स, ये पिरामिड यानी कि मैमल, पिरामिड जो है ये तो इसका ये वाला जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले चलिए हम देख लेते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे हमने डेट्स पढ़ ली है, हमने क्या इनका बॉडी शेप पढ़ लिया, चलिए थोड़ा सा और जानकारी ले लें। ये जो दोनों थे मैंने आपको बताया
दोनों ही मंकी जैसे थे, दोनों के नाम में ही एप लगा हुआ था। बस एक चीज यहाँ पे दोनों में थी जो कि बहुत ज्यादा हेरी थे। यहाँ से ये सबसे ज्यादा हेरी दो क्रिएचर्स थे। फिर जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे उनके अंदर जो मतलब उनकी स्किन पे जो हेयर थे वो भी कम होने लगे थे। बट आज का जो इंसान है उसके शरीर पे बहुत ही ज़्यादा कम हेयर है। तो आप देख सकते हैं हमारा डेवलपमेंट, हमारी स्किन भी डेवलप कर रही थी। हेयर इसमें बहुत ज़्यादा थे इन दोनों में, और दोनों ही वॉक लाइक चिंपैंजीज। उनकी जो बैकबोन थी वो एकदम कर्वी थी, वो एकदम इरेक्टेड नहीं थी, वो स्ट्रेट नहीं थी। और वो लोग चिंपैंजीज जैसे चलते थे। चिंपैंजीज कैसे चलते हैं? अपने 4 लिम्स को ज़मीन पे रख के वो लोग ये बारी बारी हाथ पैर अपने बढ़ाते हैं और चलते हैं। और किसी भी चीज़ को ग्रैब करने के लिए उनको वहाँ उसके पास वो अपने 4 पैर्स में अपने 4 जो लिम्स हैं उन पे चल के वो जाते हैं। बट आज का इंसान जो 2 पैरों पे चलता है वो क्या करता है? उसकी जो बैकबोन है एकदम इरेक्टेड है। तो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं गाइस। रिलेट करिए और नोट जरूर करिए कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। आप नोट करिए वीडियो पॉज करके। फिर हम देख लेते हैं मैन लाइक प्राइमेट्स। इनके लिए स्पेसिफिक नाम तो है नहीं, हम इसको मैन लाइक प्राइमेट्स ही कह देते हैं। तो ये वाले जो ये थे तो ये तो बंदर ही थे। बंदर कितना उसका साइज होता है वो तो हम जानते ही हैं। और ये वाले जो थे उनके जो हाइट में जो डेवलपमेंट था वो भी हाइट में डेवलपमेंट हो रहा था। थोड़ा थोड़ा उनकी जो हाइट थी वो बढ़ती जा रही थी। और आज का इंसान कितना हाइट कितनी हाइट हो गई है हमारी। ये जो पिरामिड्स थे ये सिर्फ 4 फीट के थे, ये ज़्यादा लंबे नहीं थे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफाइन किया गया है गाइस कि नॉट टॉल बट ट्राई टू बी स्ट्रेट एंड वॉक। ये लोग ट्राई करते थे, जैसे कोशिश करने से ही हमारे अंदर बदलाव होगा। तो ये लोग सबसे पहले जो ड्रायोपथिकस था उसने इंसान बनने की कोशिश करी। फिर रामापथिकस ने अपना रूप बदलने की कोशिश करी। अब ये जो हमारा पिरामिड है वो अपनी हाइट चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो हम शुरू से ही देखिए कि इंसान जो है कोशिश पे कोशिश करता जा रहा है। तो कोशिश करना हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए गाइस। जैसे ये पूरी चेन में हमको पता चलता है कि बहुत सारी कोशिशें हुई तब आज हम ऐसे खड़े हैं, नहीं तो हम भी किसी फॉरेस्ट में होते और किसी का शिकार कर रहे हो। मैन लाइक पिरामिड्स हमने पढ़ लिया। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट टॉल बट ट्राई टू बी स्ट्रेट एंड वॉक। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज जो आता है पूरी ये उसमें जो हमारे एवोल्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है, जो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कड़ी है वो यहाँ पे हमको आ जाती है, वो है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस गाइस। ये कुछ 2 मिलियन ईयर्स पहले आया था। 2 मिलियन ईयर्स पहले ये जो क्रिएचर था वो आया था। इसका नाम था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। इसको हम कई लोग होमो हैबिलिस के नाम से भी जानते हैं। कई बुक्स जो 3-4 की बुक्स रहती हैं उसमें ये होमो हैबिलिस के नाम से ये विख्यात है। बट इसको हम साइंटिफिक नेम इसको ऑस्ट्रेलियोपिथेकस भी कहते हैं। तो गाइस ये जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था इसकी कैरेक्टरिस्टिक का गाइस देख के भी आप ये समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा टॉपिक है। तो ये जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है इसको हम होमो हैबिलिस के नाम से भी जानते हैं। यहीं से इसकी जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनका डेवलपमेंट चालू हुआ था। इससे पहले इनका डेवलपमेंट जो था वो बहुत कम था। बट इस कड़ी से आते ही जो डेवलपमेंट था, ब्रेन का जो डेवलपमेंट था वो तेजी से बढ़ने लगा था। इसकी ब्रेन कैपेसिटी आप जानते हैं ना, ब्रेन कैपेसिटी कितना कंटेन कर सकता है वो ब्रेन, कितना ज्ञान वो ले सकता है। आज हमारी ब्रेन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पर हम ये सोचते कुछ नहीं है। आज हम वही न्यूरोपैथिकस वाला ही काम कर रहे हैं, खाओ पियो और जो हम कर रहे हैं वही काम से बस पैसा मिल जाए हम खा लें, हमारी जीवनी चलती रहे। बट ये जो था इसकी ब्रेन कैपेसिटी क्यों बढ़ी? इसको नई नई चीज़ें को खोज करनी थी, इसलिए इसकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी। उसको इच्छा थी इसलिए उसकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी। उसने कोशिश करी इसलिए उसकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी। कितनी बढ़ी? 650 to 800 सीसी इसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी थी। और यहाँ पे गाइस इसी इंसान ने जिसकी ब्रेन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बस इतनी सी ब्रेन कैपेसिटी में ही उसने स्टोन वेपन्स इस्तेमाल करने चालू कर दिए। कैसे स्टोन
स्टोन वेपन्स मतलब इससे पहले किसी के पास स्टोन वेपन्स नहीं थे। इससे पहले जो 3 कड़ियाँ यहाँ पे मिली है उनके पास स्टोन वेपन्स नहीं थे गाइस। वो ऐसे ही ये जो फ्रूट्स थे वो जो बाहर लटकते हुए मिल गए वही खा लिए, अंदर हमको कुछ करना नहीं है बस। बट ये जो है इसने खोज करी स्टोन वेपन्स की। कैसे स्टोन वेपन्स? वो स्टोन को एक दूसरे से ये रगड़ के वो ये उसकी जो एज रहती थी वो उसको शार्प करते थे और उससे हम वो क्या करते थे, डिगिंग करते थे, ग्राउंड की डिगिंग करते थे ताकि हम उनको रूट्स मिले। जैसे हमारा आलू जो है वो भी एक रूट ही है, तो उसको निकालने के लिए हमको खोदना पड़ता है। तो खोदने के लिए वो ऐसे स्टोन वेपन्स जो थे वो यूज़ करने लगे। फिर ये तो अभी वेजिटेरियंस ही थे, ये लोग मीट ईटिंग नहीं करते थे क्योंकि जो इनका स्केलेटन मिला है, जो इनके अवशेष मिले हैं अभी तक, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है, जाना है, वो इनके जो दांतों का स्ट्रक्चर है, जो जॉज के ऊपर जो इनके टीथ रहते हैं, उनसे उनको पता चला कि इनके जो टीथ हैं वो तो बहुत ग्राइंडिंग के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये लोग जो थे वो मीट नहीं वो करते थे क्योंकि उनके जो इंसाइजर्स और कैनाइन्स थे उतने शार्प नहीं थे जितने मीट ईटिंग के लिए चाहिए होते थे। उनके जो ग्राइंडिंग के लिए जो मोलार्स एंड प्री मोलार्स जो रहते थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। तो इससे उनको पता चला कि वो मीट ईटर्स नहीं थे, वो फ्रूट्स या फिर वेजिटेरियन पदार्थ जो होते हैं वही खाते थे। तो स्टोन वेपन्स भी ऑब्वियसली वो मीट हंटिंग के लिए यूज़ नहीं करते थे। बट इसके बाद से जैसे यहाँ पे उसने फायर की खोज नहीं करी थी, ना ही उसने व्हील की खोज करी थी क्योंकि यहाँ पे ट्रेड भी स्टार्ट नहीं हुआ था, ना ही यहाँ पे वो फार्मिंग करते थे। यहाँ पे वो सिर्फ जो फल रहते थे और जो उनके स्टोन टूल्स रहते थे उनसे वो डिगिंग करते थे या फिर और भी कई सारे काम करते होंगे। तो ये यहाँ पे वो मीट नहीं खाते थे। इससे हमको पता चलता है कि जो स्टोन टूल्स वो यूज़ करते थे वो ये ऐसी चीज़ों के लिए स्टोन टूल्स यूज़ करते थे जैसे कि ग्राइंडिंग हो गया, जो वाइल्ड व्हीट है, वाइल्ड राइस जो है उसको ग्राइंडिंग के लिए वो यूज़ करते थे। वो उसको ये किसी चीज़ को मारने के लिए यूज़ नहीं करते थे। और यही वो महत्वपूर्ण कहीं है गाइस जिससे हम एप से मैन में गए। इससे पहले हमारी 3 पीढ़ियों में सब में एप लगा है। उस टाइम हम सिर्फ बंदर थे, सिर्फ बंदर। और इसके बाद इस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की देन से हमारी आगे की कड़ी मैन उपलब्धि में आई। यहाँ पे इससे पहले ये सब कोशिश कर रहे हैं कि हम मैन बन जाए, हम मैन बन जाए, हम मैन बन जाए। इसी कड़ी की वजह से हमारा मैन है। यही वो ये चेन है जिससे हम अभी वो कनेक्ट करके एप और मैन को, ये जो ये कड़ी है वो उसमें इनको हम कहते हैं होमिनिड्स भी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि ये एप और मैन को जोड़ती है, कंबाइन करती है। बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बाद आता है हमारा ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो में हमारा होमो इरेक्टस। इसने भी बहुत सारी बड़ी खोजें करी गाइस। तो गाइस इस क्रूशियल ये वैलिड एज के बाद एक ऐसी एज आई जो कि 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, 1.5 मिलियन पहले एक ऐसी एज आई जिसमें आया एक क्रिएचर जो कि बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट वो भी है। उसका नाम है होमो इरेक्टस। ये जो लोग थे ये इन्होंने ही हमारे फायर की डिस्कवरी करी और इन्होंने ही सबसे पहले मीट खाना भी चालू किया गाइस। बहुत ज़्यादा नोटिसेबल थिंग है। आज जो हम मीट खाते हैं, मीट या फिर नॉन वेज जितना भी हम खाते हैं वो इन्हीं से स्टार्ट हुआ था। इसलिए अगर आपको रोज़ ये चिकन मिल रहा है तो फिर इनको धन्यवाद करिए। इससे पहले जितने भी स्पीशीज थी ये हमारी जो 4 स्पीशीज थी वो सब वेजिटेरियन थी और ये 5th और 6th हमारी वेजिटेरियन नहीं थी, वो नॉन वेजिटेरियन भी फूड खाती थी और होमो सेपियन तो खाते ही है। तो होमो इरेक्टस ने फायर की खोज करी। जब फायर की खोज उन्होंने कैसे करी होगी उसके लिए भी साइंटिस्ट ने एक अनुमान लगाया गाइस। कैसे करी होगी वो अपने ये जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो था वो जब ये उसने कभी वो घिस रहा होगा अपने स्टोन टूल्स बनाने के लिए, वो अपने पत्थरों को घिस रहा होगा और उसके हाथ कोई ऐसा पत्थर लग गया होगा जिससे फायर जनरेट हो गई होगी।
तो उसको ऐसे 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 बार बार घिसने से चिंगारियां आने लगी होंगी और पास में सूखे पत्ते या फिर कोई मतलब लकड़ियां, सूखी लकड़ियां वहाँ पे रखी होंगी और उनमें आग जल गई होगी। और शायद ये भी हो सकता है कि उनके पास कोई खाना रखा होगा जो कि जल गया होगा, उससे हल्का भुन गया होगा। तो उन्होंने जब खाया तो उनको स्वाद जो था खाने का वो डिफरेंशिएट लगा, उनको डिफरेंस आया कि अरे ये स्वाद तो इसका अलग है। और उनको ये शायद वो स्वाद अगर पसंद आ गया होगा तो उन्होंने ये वैसा करना चालू कर दिया होगा। फिर उसी टाइप के पत्थर ढूंढते थे और उसी टाइप का खाना खाते थे। उससे पहले जो मीट ईटर्स थे वो कच्चा मीट खाते थे, उसको डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि मतलब कोई भी आप कच्ची चीज़ खाओगे जो कि मतलब कच्ची खाने के लिए नहीं बनी है, वो चीज़ अगर आप कच्ची खाओगे तो क्या आपका पेट आपका भला करेगा। तो यहाँ पे जो होमो इरेक्टस था उन्होंने फायर की ये खोज करी और इनको हम अपने अर्ली एंसेस्टर्स भी बोलते हैं। ड्रायोपेथिकस कॉमन एंसेस्टर्स, होमो इरेक्टस अर्ली एंसेस्टर्स, ठीक है। फिर है इन्होंने स्टोन के फाइन टूल्स बनाने चालू कर दिए। ये जो फाइन टूल्स थे वो बनाने चालू कर दिए। ये मीट ईटर्स तो थे ही और ये एकदम स्ट्रेट खड़े रहते थे। इनकी जो बैकबोन थी वो एकदम इरेक्टेड थी, एकदम सीधी थी इनकी बैकबोन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पिक्चर देखिए, इसमें कितनी इरेक्टेड इनकी बैकबोन आपको समझ में आएगी। और जो ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये जो 4 स्पीशीज थी वो सब झुकी हुई थी और ये जो 5th स्पीशी आई वो एकदम खड़ी रही, मतलब एकदम उसकी बैकबोन जो थी वो एकदम सीधी है, उसकी एकदम इरेक्टेड बैकबोन है। फिर ये इन्होंने जब ये सारी चीज़ें जब करी, उनका जो ब्रेन का कैपेसिटी जो उनकी थी वो थी 900 सीसी गाइस। पहले वाली की क्या थी 800, ये 450 सीसी तो 800 सीसी, और यहाँ 100 सीसी यहाँ पे बढ़ गई है। होमो इरेक्टस की 900 सीसी आ गई है। अब देखते हैं कि हमारा नियरडर्थल मैन की ये कितनी ब्रेन कैपेसिटी है, साथ ही साथ इसमें कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नोटिसेबल है। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट स्पीशी आती है जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है ह्यूमन बीइंग्स के, होमो सेपियंस सेपियंस की जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट स्पीशी है वो है नियरडर्थल मैन। ये कब आई थी, ये 1 लाख ईयर्स अगो आई थी। वहाँ पे एक क्रिएचर आया नियरडर्थल मैन, किससे इवॉल्व हुआ था, होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुआ था। इसी ने सबसे पहले हाइड्स की खोज करी। जिन कपड़ों को आप बहुत शौक से पहनते थे वो सबसे ज्यादा पहले वो पत्तों से सिल के बनाए जाते थे। वो जो एनिमल स्किन होती थी उनको छेद के बनाए जाते थे। तो ये मत सोचिए कि हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा ब्रांडेड हैं, तो ये हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा ब्रांडेड हैं और कोई चीज़ जो है कोई किसी के कपड़े बहुत ज़्यादा ब्रांडेड नहीं है। पहले भी जब आपके एंसेस्टर्स भी पहले वही ये पत्ते पहनते थे और उनके एंसेस्टर्स भी पहले पत्ते ही पहनते थे, तो ज़्यादा डिफरेंस में है नहीं। तो नियरडर्थल मैन जो है हमारा, इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो है हमारा 1400 सीसी। इसने हाइट्स की खोज करी। हाइट्स आप जानते हैं बॉडी को कवर करने के लिए हाइट्स यूज करी जाती है, तो यूज हाइट्स या हाइट्स यूज करें। उनकी डेवलपमेंट और उनकी रीजनिंग और थिंकिंग का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इनको फोररनर ऑफ मैन भी हम कहते हैं। तो इनमें ज़्यादा लर्न करने वाली चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है समझने वाली वो हमारा ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में और ये हमारे 15 मिलियन साल वाले ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस में। तो चलिए गाइस हम समराइज करते हैं इन सारी चीज़ों को एक शॉर्ट स्टोरी की तरह। सबसे पहले 15 मिलियन ईयर्स पहले 2 क्रिएचर्स आए। एक का नाम था ड्रायोपेथिकस, एक का नाम था रामापेथिकस। ड्रायोपेथिकस एप प्लस मैन था और रामापेथिकस मैन लाइक एप था। ड्रायोपेथिकस को हम कॉमन एंसेस्टर्स बोलते थे और रामापेथिकस को हम बस एंसेस्टर्स, बहुत ज़्यादा स्पेशल वो नहीं था, स्पेसिफाइड नहीं था। ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस दोनों ही चिंपैंजी से इवॉल्व हुए थे और दोनों ही बहुत ज़्यादा हेयरी थे।
और दोनों ही बहुत ज़्यादा झुके हुए थे 4 लिम्स में। जैसे चिंपैंजी चलता है वैसे ही वो चलते थे, बट वो 2 पैरों पे खड़े होने की कोशिश करने लगे। फिर मैन लाइक प्राइमेट्स आते हैं, वो ज़्यादा टॉल नहीं थे बट वो सीधे खड़े होके वॉक करने की कोशिश करने लगे। तो यहाँ पे वो 4 फीट मैक्सिमम उनकी हाइट थी। ये 3 to 4 मिलियन ईयर्स में ये अपीयर हुए थे। फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ये जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है उनको हम होमो हैबिलिस भी बोलते हैं। ये 2 मिलियन ईयर्स अगो में अपीयर हुए थे। हमको इन्होंने ही जो थे वो स्टोन टूल्स को डिस्कवर किया था। साथ साथ ये मीट ईटर नहीं थे, नॉन मीट ईटर्स थे, तो हम इनको हर्बीवोरस कह सकते हैं। फिर ये जो होमो इरेक्टस जो है इसने फायर की खोज करी। ये फायर है उसने मीट ईटिंग स्टार्ट करी। उसका जो ये उसी ने जो है स्टोन टूल्स को और फाइन बनाया। फिर आता है हमारा नियरडर्थल मैन। उसने ही हाइट्स की खोज करी, उसने डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग और थिंकिंग दोनों ही आया। उसका हम 4 रनर ऑफ मैन भी हम उसको कहते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे ज़रूरी आप इनके नेम कैसे याद रखेंगे उसके बारे में मेरी कुछ टिप्स हैं, उनको आप नोट करके रख लीजिए, ज़रूर फ़ायदा करेंगी। यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग में इतनी सारी 6 स्टेम्स जो हैं उनमें जो जो क्रिएचर्स है उनका नाम आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी जो थी वो सबसे पहले जो होमिनिन्स थे ये उन्होंने मतलब साइंटिस्ट ने शोध किया है कि ये सारे होमिनिन्स जो पीछे मैंने ये इतने टाइम से आपको मैं पढ़ा रही हूँ जिसके बारे में, वो ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे। तो ईस्ट अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, साथ साथ वहाँ पे लोग बहुत ड्राई, उनकी स्किन बहुत ये मतलब वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता होगा वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता होगा, बट वेजिटेशन भी भरपूर वहाँ पे रहता था। तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो ये कपड़े सुखाने के लिए ड्राई वहाँ पे हम कह सकते हैं। तो जो हमारा वो था वो होमिनिन्स का फर्स्ट वाली स्पीशीज वो थी ईस्ट अफ्रीका में। तो ईस्ट अफ्रीका ड्राई होता है, तो इसके नाम में भी सबसे पहले ड्राई आता है, ड्राई, फिर फिर पैथिकस। जितने भी आपको यहाँ पे ये 4 स्पीशीज में जो भी वेजिटेरियन है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं उनके नेम के बाद पैथिकस। ये यहाँ पे ड्रायोपेथिकस, यहाँ पे रामोपेथिकस, फिर ये तो पेरीमेट्स हैं, इनका कोई नाम डिफाइन ही नहीं हुआ है। 4th वाला ये ऑस्ट्रेलियोपेथिकस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेजिटेरियन से आप पैथिकस को यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो पेरीमेट्स वाला है, पेरीमेट्स मतलब मैमल, मैन क्या है वो मैमल ही है। तो और वो छोटे जो मैमल होते हैं उनको हम मैन लाइक पेरीमेट करके आपको याद करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो हम ये कह सकते हैं कि जो राम जी की भी बहुत सारे एंसेस्टर्स होते होंगे, इसलिए हम इसको रामापेथिकस करके यहाँ पे याद कर सकते हैं। पेरीमेट्स तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, ऑस्ट्रेलिया से आप ऑस्ट्रेलियोपेथिकस को लर्न कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियोपेथिकस यानी वेजिटेरियन। फिर होमो और इरेक्टस। इरेक्टस मतलब ये जो थे वो एकदम इरेक्टेड थे, एकदम स्ट्रेट थे, इसलिए उनके नाम के लास्ट में इरेक्टस आता है। तो इरेक्टेड से इरेक्टस आप याद कर सकते हो ना गाइस। फिर आता है नियरडर्थल मैन। इसको तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इसका कोई यहाँ पे नियर पहले आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जिससे आप लर्न कर सकते हैं, एक छोटी सी टिप यहाँ पे, नियर डर थल, फिर मैन तो आपका ये रहेगा ही यहाँ पे। नियर मतलब पास, तो पास, और डर मतलब डर तो सब लोग जानते हैं, और थल मतलब धरती। तो नियर डर थल, तो हमारे पास में जो डर है वो ये जो आदमी जो बोल रहा है मेरे पास में डर है, तो वो थल पे खड़ा है, वो धरती पे खड़ा है। तो नियर डर थल मैन, मैन बोलता है नियर डर, ये और वो खड़ा कहाँ है, ऑन द थल। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपने 6 स्पीशीज को याद कर सकते हैं। बट कैरेक्टरिस्टिक्स और डेट्स आपको ध्यान दे के लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रा सा भी नंबर इधर उधर होने से आपकी डेट्स में मार्क्स कट सकता है। तो आज के लिए इतना ही। और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने स्टोन एज साथ ही साथ मेटल एज पे भी मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी आ जाए।